हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटिव क्लासेस मिल रही हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि हमारे इस चैनल जितना हो सकता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका जितने भी आपका चाहे कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी कोई HBSC क्लासेस हो, पूरा सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस इसी चैनल पर आपको दे दी जाएं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे इस चैनल को आगे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास की भांति आपके सामने कुछ लाइन्स हैं। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी सोच ऐसे बनानी है कि आपको डेली ये सोचना है जो मेरा कल दिन बीत चुका है, मैं कोशिश करूं कि जो मेरा आज आने वाला जो दिन है वो कल से बेहतर हो। मैं अपने लक्ष्य के लिए आज कल से अधिक कोशिश करूं कि कल से अधिक उस पर काम कर सकूं। ठीक है भाई। तो हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा और आने वाला टाइम भी मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर अधिक से अधिक काम करोगे तो आपका जो लक्ष्य है, सपना है, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो इन्हीं लाइन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बता दूं, आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं और वो है आपका केमिस्ट्री का। तो आपका जो नया सब्जेक्ट है वो है आज केमिस्ट्री का। ठीक है भाई। आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, अपने रसायन के बारे में। जो आपकी केमिस्ट्री होती है, ये केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे 11th क्लास की। ठीक है भाई। क्योंकि जो आपका केमिस्ट्री है, जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं 11th क्लास की, क्योंकि कहते हैं हमारी 11th क्लास और 9th क्लास हमारा बेस होती हैं, जो हमारे आने वाले जो बोर्ड एग्जाम उनके लिए प्रिपरेशन कर देती है, तैयार कर देती है। जैसे आपके 9th क्लास आपको 10th क्लास के लिए तैयार करती है, उसी प्रकार आपका जो 11th क्लास का जो बेसिक होता है वो आपको आने वाले टाइम में 12th क्लास के लिए प्रिपेयर कर देती है। ये आपकी जड़ होती है केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री को आपने 10th तक तो पढ़ा है, अब तक आपने सिर्फ इसका एक शॉर्ट रूप देखा था केमिस्ट्री का। ठीक है भाई। लेकिन हम यहाँ पर आपके सामने एक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक रखूँगा जो आपके कहीं भी चले जाना, सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वही होता है। ठीक है ना। और वो टॉपिक कौन सा है आपका? मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है भाई। 11th क्लास की केमिस्ट्री का ये आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ही हम जड़ बोल सकते हैं केमिस्ट्री की, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले इसी के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पहले चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे शुरुआत में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मैटर क्या होता है। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है मैटर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं आपके, मिक्सचर क्या होते हैं आपके। ठीक है ना। आप जो आपने पढ़ा था 10th क्लास में सॉलिड लिक्विड गैस, वो क्या होते हैं। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक में एंट्री करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट में से सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर के बारे में कि ये मैटर क्या होता है। ठीक है ना। जो आपका मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो क्या होता है। देखो, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ आप अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा देख सकते हैं, आप उसे फील कर सकते हैं, वो सब कुछ आपका मैटर है। और हर एक वो चीज़ जो इस ब्रह्मांड में अपना एक अस्तित्व रखती हो, अपना एक मास रखती हो, वॉल्यूम रखती हो, अपना कोई शेप रखती हो, वो सब कुछ किसके अंडर में आ जाते हैं?
मैटर के अंडर में ही आते हैं। ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, आपको लिखना है एनीथिंग, वो सब कुछ, विच हैव possesses definite shape and definite volume and feel it easily by our, आपकी जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो 5 होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर। ठीक है ना भाई। मतलब जो आपका मैटर होता है वो क्या रखता है, एनीथिंग विच है पोसेस, आपका मतलब जो भी चीज़ इस ब्रह्मांड में अपना कोई एक्यूपाई स्पेस रखती हो। ठीक है ना। आप इसे भी ऐड कर सकते हो, विच है पोसेसिव या फिर ऑक्यूपाइज, और में लिख सकते हो आप एनीथिंग विच है ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है ना। आप इसे सीधा भी बोल सकते हो, जो अपना कोई भी अपना स्पेस रखती हो, एंड मास, और अपना एक मास रखती हो, अपना वेट रखती हो। और उसके बाद आप बोल सकते हो विच हैव फील easily by our 5 sense organs। ठीक है ना। या तो आप इसे ऐसा बोल दो या ऐसा बोल दो। इसके अंडर में जो आपका ऑक्यूपाई स्पेस वाला है और मास वाला है, ये आपका सब कुछ ले लेगा। ठीक है ना। इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है आपका, सिर्फ ये क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है ना। मैटर के अंदर ही आ जाता है आपका स्पेस हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो भी अपना एक अस्तित्व रख ले। ठीक है ना। तो मैटर आपका ये होता है। अब हम देखेंगे इस मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, इसको कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है ना। ठीक है ना। आपने इसकी डेफिनेशन देख ली मैटर की क्या होती है। आप सिंपली बोल सकते हो विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास एंड फील इट इजीली बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। जैसे आपके आँख, नाक, कान, जिसके द्वारा आप फील कर सकते हो किसी भी चीज़ को, वो सब कुछ क्या कहलाता है, आपका मैटर ही कहलाता है। तो इसको मैं 2 प्रकार से डिवाइड कर देता हूँ। एक हो जाएगा इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, और एक हो जाएगा इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन है और आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप बात करेंगे द मैटर विच डिवाइडेड, एक ऐसा मैटर जो डिवाइडेड हो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक ऐसा मैटर जो किसके आधार पर डिवाइड हो, फिजिकल के आधार पर, फिजिकली बोल सकते हो आप इसे। ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो समझो ऐसे कि आप डेफिनेशन आप लिख सको आराम से, धीरे धीरे। ठीक है ना। इसलिए इनको अच्छे से समझना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं करता है कि आपकी लैंग्वेज किस हिसाब से है, जरूर नहीं है आप बिल्कुल किताब की लैंग्वेज से ही उनको चीज़ों को लिखो। ठीक है ना।
जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक ऐसा मैटर होता है जो फिजिकली रूप से फिजिकल के आधार पर उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। उनको डिवाइड किस हिसाब से किया गया है, फिजिकल के आधार पर इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है आपका सॉलिड, एक है आपका लिक्विड और एक है आपका गैस। आपको पता होना चाहिए जो आपके रूप होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये किसके आधार पर होते हैं, आपके फिजिकल के आधार पर होते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपने सॉलिड के बारे में। ये सॉलिड की डेफिनेशन आपको क्या लिखना है, ये आपका देखो लिखने का तरीका सिर्फ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड की लिख रहा हूँ मैं, दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप हो जाए या फिर साइज आ जाए, बात एक ही है, ठीक है ना। दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप और साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है आपका, इज कॉल्ड सॉलिड। सिर्फ आपको एक एक नंबर की टर्म है और ये आपके समझने में आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा, जब हम आगे यूनिट में बात करेंगे सॉलिड के बारे में, किसी एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में, जब तक आपको इसका मतलब ही नहीं पता कि ये चीज़ें होती क्या हैं, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इन्हीं को समझना है। जब भी बात सॉलिड की रहेगी आपको समझ में आना चाहिए कि सॉलिड क्या होता है, जो जिसका आपका शेप और साइज डेफिनेट हो और आपका वॉल्यूम भी डेफिनेट हो। जैसे एग्जांपल में कुछ भी ले लो आप, जैसे आपका ब्रिक्स हो गई, ईंट हो गई, कुछ भी ले लो, आपका बॉल हो गई गेंद वाली, कुछ चीज़ ले सकते हो आप सॉलिड के एग्जांपल में, ठीक है ना, क्योंकि उनकी शेप सेम होती है, साइज भी सेम है और उनका वॉल्यूम है, जो उनका वेट है वो भी उनका सेम ही होता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं लिक्विड क्या होता है आपका, ठीक है ना। तो सेकंड बात करते हैं अपने लिक्विड के बारे में। सॉलिड में तो आपने देखा उसका शेप भी आपका सेम रहेगा और आपकी जो वॉल्यूम है वो भी सेम रहेगा। जैसे मैंने एक इमेज बना दी आपकी एक गेंद की, ठीक है ना, इसमें आप क्या देख रहे हो, ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, इसकी जो शेप है वो सेम है, इसका जो वॉल्यूम है वो भी सेम ही है। तो बात करेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या होता है, दैट स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की एक ऐसी स्टेट विच डज नॉट डेफिनेट शेप एंड, इसमें क्या होता है, इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है ना, बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन ये क्या रखता है, डेफिनेट वॉल्यूम रखता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर का, ठीक है ना, मान लो मेरे पास एक इमेज ये है और इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पर शेप इसने ऐसे ले ली है, और एक आपका होता है, जैसे अब मैं बड़ा कंटेनर ले लेता हूँ एक, और यहाँ पर इतना ही पानी, मान लो ये मेरा जो पानी है वो 500 ml का है, ठीक है ना। अब जब मैंने छोटा कंटेनर लिया था तो पानी यहाँ तक गया था, लेकिन जब मैं बड़ा कंटेनर ले लूँगा तो कोशिश रहेगी पानी सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 500 ml का, लेकिन यहाँ पर इसकी जो इमेज है, जो इसकी शेप है वो बदल चुकी है। यहाँ पर बड़े कंटेनर के हिसाब से शेप थी, यहाँ पर ये है। आपका कोई भी हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है, इसमें पानी होगा रहेगा तो इसमें भी 500 ml का, लेकिन यहाँ पर इसकी शेप क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। डज नॉट डेफिनेट शेप एंड
बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जिसकी शेप डेफिनेट नहीं हो लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट हो, वो कहलाता है आपका लिक्विड। क्या कहलाता है? लिक्विड कहलाता है। यदि मैं इसी वाटर को अर्थ पर फैला दूंगा, रहेगा तो उतना ही 500 ml, लेकिन यहाँ पर इसका जो सरफेस है उसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी? फैल जाएगी। ठीक है ना? मतलब आपको लिक्विड से क्या समझना है, इसमें आपकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है ना? तो बात करते हैं अपने गैस की तरफ। अगला है आपका गैस। इसे कैसे लिखेंगे? इसमें भी आप सेम ऐसे ही लिख सकते हो, दैट स्टेट ऑफ मैटर which neither definite shape nor definite volume। ये आपके मैटर की एक ऐसी स्टेट होती है जिसकी न तो डेफिनेट शेप हो और न ही डेफिनेट वॉल्यूम हो। जैसे आप कोई भी गैस ले लो, CO2 ले लिया मैंने, ठीक है ना, हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले ली, ऑक्सीजन ले लिया। आप जैसे ही इसको मान लो आपने गैस है, उसकी डेफिनेट शेप तो रहेगी ही नहीं। आपने इस सिलेंडर में भर रहे हो या किसी रूम में भर रहे हो तो उसी हिसाब से डेफिनेट शेप नहीं रहेगी, उसकी जो शेप है वो बदलती रहेगी। ऐसे ही इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है ना? वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, उसका भार कितना है। ठीक है ना? इसकी जो यूनिट है वो चेंज होती रहती है। आपने सिलेंडर में रखा, उसमें अलग यूनिट रहेगा, अलग वॉल्यूम रहेगा। यदि आपने उसे रूम में बंद कर दिया उस गैस को, तो वो उसी के हिसाब से अपना आयतन बना लेगी। ठीक है ना? यदि आपने उसे खुले में छोड़ दिया तो वो बिल्कुल ही फैल जाती है। तो आपको गैस में इतना ही ध्यान रखना है, ना तो इसका शेप डेफिनेट होता है और ना ही डेफिनेट इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है ना? तो ये थी आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो इससे आगे चलते हैं अपने केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? द मैटर विच, क्लासिफाइड लिख दो या डिवाइड लिख दो, बात एक ही है। डिवाइड इनटू द बेसिस ऑफ केमिकल चेंज। इसमें आपका क्या होता है, केमिकल चेंज के आधार पर उनको डिवाइड कर देते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना? उसमें क्या किया था हम फिजिकल चेंज में, वो फिजिकली चेंज किया था, और ये आपका केमिकल चेंज के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। तो जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है आपका, उसको भी दो प्रकार से बांटा गया है शुरू में। ठीक है ना? उसके दो प्रकार कौन कौन से हैं? जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको तो देखते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस। आपका प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? ठीक है ना? दूसरा होता है, एक आपका होता है मिक्सचर। एक देखो नाम से पता चल रहा है ये मेरा सब्सटेंस बिल्कुल प्योर रहेगा, इसमें कोई भी ज़्यादा एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना? एक ही एलिमेंट रहेगा, एक ही प्रकार के अणु रहेंगे। एक मिक्सचर होता है, और मिक्सचर को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है आपका होमोजीनियस, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस आपका हो जाएगा सजातीय, और आपका हेट्रोजीनियस हो जाता है विजातीय। ठीक है ना? इसकी हिंदी भी लिख सकते हो आप, सजातीय, और आपका ये हो जाएगा विजातीय। ठीक है ना? इस मिक्सचर के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और आज सिर्फ प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है,
इसको भी इस क्लासिफाइड किया गया है दो प्रकार से। एक होता है आपका एलिमेंट, ठीक है ना, और एक होता है आपका कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक, ठीक है ना, एलिमेंट, और एक होता है कंपाउंड। इससे आगे क्या किया गया है, इस कंपाउंड को भी क्लासिफाइड किया गया है दो प्रकार से। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है ना, और एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोल देते हैं हम कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। और आपका जो इनऑर्गेनिक हो जाता है वो हो जाता है अकार्बनिक, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा देख सकते हैं, आपका जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो सबसे पहले दो प्रकार से होगा। उसको डिवाइड किया गया है एक प्योर सब्सटेंस में, एक मिक्सचर में। तो मिक्सचर को डिवाइड किया गया था दो प्रकार से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और आपका जो प्योर सब्सटेंस है इसको डिवाइड किया गया था दो प्रकार से, एक एलिमेंट वाला है, एक आपका कंपाउंड वाला है, ठीक है ना। तो आपका कंपाउंड को भी दो प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है, एक आपका ऑर्गेनिक में, एक आपका इनऑर्गेनिक में, ठीक है ना। ऑर्गेनिक का मतलब हो जाएगा कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक का मतलब हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। इससे आगे हम बात करेंगे अपने प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है आपका, लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिख दो। इट इज दैट सब्सटेंस, इट इज दैट सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच आर फ्री, जो स्वतंत्र होता है, फॉर एनी काइंड ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। ये आपका फ्री होता है एक किसी भी प्रकार के काइंड आपके मिक्सचर में, और एनी काइंड ऑफ मिक्सचर, एंड हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, या पार्टिकल्स लिख दो, या फिर आयंस, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें आपका एक ही प्रकार का एटम हो, आयन हो, पार्टिकल हो, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूँ गोल्ड के बारे में, ठीक है ना, सिल्वर के बारे में, ये कैसा होता है आपका प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे आपको पता है आपका जो गोल्ड है, जब मैं इसको ब्रोक करूँगा, तोड़ूंगा सोने को, फिर भी उसका तोड़ने के बाद भी वो कैसा रहता है, सोना सोने में ही रहता है, ठीक है ना। जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ गोल्ड को, तो गोल्ड को ब्रेक करने पर भी मुझे क्या मिलता है, सोना ही मिलता है, ये नहीं है वो दूसरे तत्व में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस आपको यही होता है, इट इज दैट सब्सटेंस विच आर फ्री फॉर एनी काइंड ऑफ मिक्सचर एंड हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, आयन। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। इसको दो प्रकार से बांटा गया था, एक बांटा गया था एलिमेंट में, एक बांटा गया था कंपाउंड में। तो देखते हैं एलिमेंट क्या होता है आपका। एलिमेंट क्या होते हैं आपके, इट इज डिफाइंड एज द इसे डिफाइन किया जाता है सेम टाइप ऑफ एटम्स, क्योंकि आपको पता है जो आपके एलिमेंट होते हैं
जो आपके पीरियोडिक टेबल थे उसमें टोटल जो एलिमेंट हैं वो कितने थे, 118 थे। ठीक है ना। एक एलिमेंट में एक ही प्रकार के अणु रहते हैं, एक ही प्रकार के क्या रहते हैं, अणु रहते हैं, एटम्स, आपके पार्टिकल्स, आयंस। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल वही ले लो अपना वैसे गोल्ड सिल्वर को, एग्जाम्पल आपका यही चल जाएगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है ना। एलिमेंट आपका यही होता है। इसमें एलिमेंट में आप कोई भी ले लो जो आपके ध्यान में आ रहा है। जैसे मैं आपसे कह दूं नाइट्रोजन मेरा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी मेरा एलिमेंट है। ठीक है ना। जितने ले सकते हो उतना ले लो वैसे, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ही प्रकार के एटम्स के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में और आयंस के बारे में। किसी की एक बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना। वही आपके एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। ठीक है ना। और आपके टोटल तत्वों की संख्या होती है 118। कितनी होती है, 118। इससे आगे भी एलिमेंट को डिवाइड किया गया है। तो आगे एलिमेंट को डिवाइड किया गया है 3 प्रकार से। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में देख लेंगे। जो आपके तत्व हैं, पीरियड टेबल तुमने देखा होगा, आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड सब कुछ दिखाया जाता है। तो वही टाइप है आपका। पहला टाइप हो जाएगा आपका मेटल का। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका नॉन मेटल का, और तीसरा हो जाएगा आपका मेटालॉइड्स का। ठीक है ना। तो शॉर्ट में देख लेते हैं आपका मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटालॉइड्स क्या है। जो आपके मेटल है इसको लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द, इसे डिफाइन किया गया है विच रेडियली लॉस एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, एंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। इसे डिफाइन किया गया है जो रेडियली लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो और एक पॉजिटिव आयन के रूप में बनता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कॉपर, ठीक है ना, आपका आयोडीन, आपका गोल्ड, ये क्या होते हैं, आपके मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है आपका, सेम इसी प्रकार से लिखना है और आपको लिख देना विच गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंड टू फॉर्म, बिल्कुल इसी का अपोजिट करना है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो सब क्या होता है आपका नॉन मेटल के अंडर में आता है, ETC। ठीक है ना। एक बच जाता है आपका मेटालॉइड्स। क्या बच जाता है, मेटालॉइड्स बच जाता है। मेटालॉइड्स क्या होता है, मेटालॉइड्स जो होते हैं ना वो आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। तो आप बोलोगे इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जो आपके इन दोनों के बीच में आ जाते हों उन्हें हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो आपका ये रिएक्ट हो, आप ये भी बोल सकते हो मेटालॉइड्स आपके मेटल नॉन मेटल के बीच में आते हैं और ये आपके रिएक्ट करते हैं आपका एसिड और बेस की तरह। आप इस लाइन को ऐड कर देना, रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार के रूप में भी काम करते हैं आपके मेटालॉइड्स। ठीक है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा,
जर्मेनियम हो जाएगा, ETC। ठीक है ना। तो हमारे ये 3 टाइप थे, मेटल थे, नॉन मेटल थे और मेटालॉइड्स। आप एलिमेंट में एक चीज़ याद रख लेना, वो क्या है, हम कभी भी एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट को इट कैन नॉट बी ब्रेक ऑफ एलिमेंट। जो हम एलिमेंट है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम अपने, आपका एलिमेंट हो गया, इससे बात करेंगे हम अपने कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड को और देख लेते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं अपने कंपाउंड के बारे में। ठीक है ना। सिर्फ कंपाउंड को और देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। कंपाउंड क्या है आपका, एक आपका ए सब्सटेंस, मतलब कंपाउंड में यौगिक हो जाएगा। एलिमेंट तुमने देखा सिर्फ एक ही प्रकार के अणु थे और एक ही एलिमेंट था। तो इसमें क्या होगा आपका, मोर देन 1 एलिमेंट हो जाएगा, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन हो, जिसमें ए सब्सटेंस विच, एक ऐसा सब्सटेंस जो कंपोज्ड हो या कंबाइन हो, विच combined 2 or more element। ठीक है ना। with a fixed proportional, जो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनल, एक सेम अनुपात में आपका कंबाइन हो, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जिसमें आपका 1 एलिमेंट आता हो वो आपका एलिमेंट हो जाएगा, जिसमें एक ही प्रकार के तत्व रहते हों। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे आपका वाटर का लिया था, और वाटर का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है ना। इसमें 2 तत्व ले लिए मैंने, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। इसे 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो इसे देख लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है आपका और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे, जो आपको डेफिनेशन लिखनी है वो क्या लिखनी है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सॉलिड के रूप में भी हो सकता है, लिक्विड के रूप में भी और गैस के रूप में भी हो सकता है। ठीक है ना। और क्या याद रखोगे, इसमें आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड बनेगा। जैसे आप ऐसे इस लाइन को भी इसी में ऐड कर लेना डेफिनेशन में ही, द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द अनदर कार्बन एटम। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बात कर लूँ किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज का सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है ना। ये फिक्स होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना। अगला है आपका, मान लो मैं आपसे कह दूं बेंजीन, क्या फॉर्मूला होता है आपका, C6 और आपका हो जाएगा H12। ठीक है ना। वो क्या होता है आपका, बेंजीन होता है। इसकी शेप आपकी इस हिसाब से होती है, एक कार्बन यहाँ है, एक ये रहा, 3 ये हो गए, 3 ये, 6 कार्बन हो गए। आपको पता है जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है कार्बन वैलेंसी, 4।
2 बॉन्ड इस कार्बन के ये हैं, 2 बॉन्ड और निकाल दो, सभी के 2-2 बॉन्ड निकाल दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी की जो ये शेप बनी है ये वाली, ये बेंजीन कहलाती है। क्या कहलाती है, बेंजीन कहलाती है। और ये किसका उदाहरण है आपका, ऑर्गेनिक का। किसका उदाहरण है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है ना। डेफिनेशन आपको ऐसी लिखनी है, ये आपका सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी रूप में हो सकता है। कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द एन ऑफ द कार्बन एटम। जो कार्बन एटम है वो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। उदाहरण हो जाएगा ग्लूकोज, बेंजीन, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना। अब है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारी लास्ट डेफिनेशन है। इसके बाद जो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपका, जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसमें आपको लिखना है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। आप लिख दोगे दैट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड which does not have कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, मतलब इसमें आपका कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है ना। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा एग्जाम्पल में, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है आपका, सोडियम का Na हो जाता है और क्लोराइड का Cl, NaCl। इसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना, इसमें आपका हो जाएगा वाटर, H2O। इसमें आपका क्या, H2O कार्बन बॉन्ड नहीं बना है। ठीक है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हो जाते हैं। और इनके बारे में ब्रीफली हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।